तो चैप्टर 5 जो है, अगर बुक से अपन पढ़े तो मॉनेटरी बहुत इजी है, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है। मॉनेटरी पॉलिसीज लास्ट क्लास में अपन ने हाफ पार्ट अपन ने चैप्टर 5 का कंप्लीट किया था। तो मॉनेटरी पॉलिसी और उसका इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी में। मॉनेटरी पॉलिसीज कौन डिसाइड करता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन डिसाइड करता है, वो होते हैं सेंट्रल बैंक इन इकोनॉमी, जो डील करते हैं मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और मैनेजिंग प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी भी सिमिलर होता है फिस्कल पॉलिसी से, या तो एक्सपेंसरी होता है या कॉन्ट्रैक्शनरी होता है। ठीक है, डिपेंड ऑन पॉलिसी स्टैंस। एक्सपेंशनरी पॉलिसी इज द यूज टू पुश द इकोनॉमी अप, इकोनॉमी को ऊपर धकेलने के लिए, ऊपर पुश, उसके लिए मनी सप्लाई बढ़ानी होती है और इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होता है एक्सपेंशनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी में कूल डाउन करना है, इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है जिसके कारण डिमांड ज्यादा है, इन्फ्लेशन भी हाई है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज किया जाता है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है, मीन्स सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई या यूएस की जो फेड है। ठीक है, तो पहला होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट, आरईपीओ रेपो रेट, रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक। जिस रेट पे सेंट्रल बैंक लैंड करती मनी टू कमर्शियल बैंक, ये पूछता है। रिवर्स रेपो रेट, एट विच द सेंट्रल बैंक बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक हैव टू होल्ड इन कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। ये पूछता है, हमेशा आता है, एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। फिर एसएलआर क्या होता है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक टू होल्ड इन फॉर्म ऑफ गोल्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज। ठीक है, एसएलआर इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है। ठीक है, इकोनॉमी को या इकोनॉमिक इशू को हैंडल करना कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है नहीं, कि आपने एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज ये सब कर लिया तो सब कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। ठीक है, जैसे ग्रोथ स्लो डाउन होना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, एक्सचेंज रेट को मैनेज करना। कई बार आपकी डेमोग्राफी, यानी कि आपकी डेमोग्राफी फीचर्स क्या है इकोनॉमी की, ठीक है, उसके डिफरेंट आउटकम क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी कई बार इकोनॉमी में इशू आते हैं। ठीक है, जैसे आपने मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी तो लोगों की स्पेंडिंग बढ़ गई, या लोअर टैक्स रेट्स के कारण, ठीक है, लोगों ने खर्चा ज्यादा शुरू कर दिया तो इन्फ्लेशन हाई हो जाता है। ठीक है, एक पहला सोचिएगा ना कि हमने इंटरेस्ट रेट तो कम कर दिया, उससे मनी सप्लाई मार्केट में इंप्रूव हो गई, उस लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ, इन्फ्लेशन हाई हो गया। अब इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, तो अपन उसको फिस्कल मेजर को स्लो डाउन करने के लिए अपन ने इंटरेस्ट रेट या टैक्स को इंप्रूव कर दिया गवर्नमेंट ने। तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी या स्पेंडिंग जो होती है पब्लिक की वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर होता है इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सचेंज रेट या ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ करती है। इंटरनेशनल ट्रेड रिफर टू द टोटल ट्रेड दैट अ कंट्री डज विद ऑल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एक कंट्रीज दूसरी कंट्रीज के साथ करती है। ठीक है, अ कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द स्टेटमेंट शोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज स्टेटमेंट ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू अकाउंट। पहला होता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अभी लास्ट क्लास में अपन ने देखा था करंट अकाउंट के बारे में, लेकिन यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी है। इंडेक्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विस, ये होते हैं करंट अकाउंट के पार्ट, गुड एंड सर्विस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल फ्लो लाइक एफडीआई, एफआईआई, लोन एंड ग्रांट्स, ये कैपिटल। इसको भी मैं बॉक्स बना रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आता है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है आपका, ठीक है, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो करंट अकाउंट सरप्लस होगा। कैपिटल अकाउंट सरप्लस कब होगा, जब कैश इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से। और डेफिसिट कब होगा, जब आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो से। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। वहां पे कई बार क्या होता है, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन
होना भी चाहिए, अगर अपन ने स्टडी की है कंफ्यूजन होगा, लेकिन छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस को जितना रिवाइज करेंगे ये कंफ्यूजन दूर भी होगा। ठीक है। अगर कंट्री करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रही है तो उनको सरप्लस चाहिए कैपिटल अकाउंट में, कि फॉरेन करेंसी उनकी डेप्रिसिएट ना हो। ठीक है। इन बोथ दिस सिनेरियो कंट्री रन द रिस्क ऑफ लूजिंग कॉन्फिडेंस ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट। मीन्स अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहे हैं, या आपको यानी कि आप की फॉरेन करेंसी जो है वो यानी कि इंडियन जो लोकल करेंसी है वो वीक हो रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट से बड़े प्लेयर्स, फॉरेन के प्लेयर्स भाग रहे हैं। ठीक है। करेंसी जो है वो मार्केट में कमोडिटीज की तरह ट्रेड होती है। एक एग्जांपल है कि अगर आज डॉलर का रेट 65 है, आज तो और ज्यादा हो गया है, लेकिन आज 65 रुपीज हो, तो करेंसी कैन बिकम मोर एक्सपेंसिव और लूज देयर वैल्यू। हो सकता है कि और ज्यादा आपकी डॉलर की वैल्यू और ज्यादा बढ़ती जाए, रुपीज और वीक होते जाए। ठीक है। तो ये बताता है, करेंसी की जो वैल्यू होती है ये बताती है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी में कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, यहां से हमेशा आता है क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिव और निगेटिव। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कोई भी देश कहीं भी कब बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विस को, और किसी भी देश में सेल कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इट्स ऑल्सो मीन्स रिसोर्स पीपल एंड कैपिटल विल फ्लो टू द प्लेस वेयर द प्रोडक्ट बेस्ट एंड अर्न बेस्ट। मीन्स पब्लिक और कैपिटल उस देश में ज्यादा जा सकती है जहां पे प्रोडक्शन बेस्ट हो रहा है और जहां पे अर्निंग बेस्ट मिल रही है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि दुनिया सिकुड़ती जा रही है। आज आप चाहो तो चाइना, यूएस, वहां से सामान आते हैं हमारे देश में, हमारे देश से भी दूसरे देशों में जाते हैं। ठीक है। तो उसका फायदा भी है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का, गुड और बैड फॉर इकोनॉमी होता है। पॉजिटिव, आप अपने एलोकेशन, बेस्ट एलोकेशन ऑफ गुड ग्लोबल रिसोर्स, जहां से आप प्रोड्यूस बेस्ट करोगे और अर्न बेस्ट करोगे, ये क्वेश्चन आता है, यहां से भी आता है। इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री विद डेवलप, मीन जो कंट्री डेवलप हो चुकी है उनका इंटीग्रेशन होता है डेवलपिंग कंट्री से, जिससे आपको न्यू प्रोडक्ट, सर्विस, न्यू टेक्नोलॉजी सीखने को मिलती है। ठीक है। बेनिफिट होता है कस्टमर के लिए, क्योंकि उनको ग्लोबल कंपटीशन होता है, जिससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन, और वो भी इनकरेज होता है। साथ में गुड एंड सर्विस के प्राइस भी होते हैं ना, वो अंडर चेक होते हैं, ज्यादा बढ़ते नहीं है। फिर फॉरेन कल्चर्स के आने से आपको वहां के आर्ट, मूवी, म्यूजिक, फूड, क्लॉथिंग, ये सबको भी एक्सेस करने का मौका मिलता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, मैं जब एग्जाम दिया था मुझे अभी भी याद है, मुझे हंसी आ रही थी ये क्वेश्चन देखे कि ये लाइन से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो निगेटिविटी क्या होता है, गरीब, अमीर और अमीर, यानी कि दोनों के बीच में जो डिवाइड है या डिफरेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और कॉम्पिटिशन ज्यादा होने से क्या होता है, जो सरवाइव करेगा, जो फिट होगा, जो फिटेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा। जॉब क्या होती है, नौकरियां जो होती है वो मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री से लेस कॉम्पिटेंट टैलेंट। ठीक है। जहां पे कंपटीशन ज्यादा है, जहां पे टैलेंट कम है, वहां उनको अवसर नहीं मिल पाएगा। ठीक है। और इंटीग्रेटेड इकोनॉमी का नुकसान क्या होता है, एक कंट्री अगर डिफॉल्ट हुई, क्रेडिट रिस्क आया, तो अगर यूएस ने खराब किया है तो ओवरऑल इंपैक्ट उसका इंडिया या बाकी देशों में पड़ेगा, या यूरोप में ने खराब किया, या चाइना से बैड न्यूज आ रही है, कोई भी खराब न्यूज पूरी दुनिया के लिए खराब हो जाती है। ठीक है। फिर होता है रोल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन फंडामेंटल एनालिसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, अब मैं क्या बोलूं क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इकोनॉमी से अपने को क्या पता चलता है, फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस वेदर और हाउ मच द बिजनेस लाइकली टू ग्रो और श्रिंक। फंडामेंटल, कितना और कैसे बढ़ेगा या घटेगा, इसके ऊपर डिपेंड होता है लॉट ऑफ एग्जीक्यूशन बाय कंपनी एंड इट्स मैनेजमेंट।
इकोनॉमी हेल्प करता है कि अपने को पता चले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा है, बाहरी दुनिया कैसी है इकोनॉमी, ठीक है। इंटरनल कंपनी हो सकता है बहुत अच्छा कर रहे हो, उनके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाहर एक्सटर्नल कैसा चल रहा है जिससे उनका बिजनेस अफेक्ट कर सकता है। जीडीपी ग्रोथ को स्टडी करने से अपने को पता चलता है कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसा कर सकती है। अगर जीडीपी अच्छा कर रही तो हो सकता है आप भी बिजनेस में एंट्री लो। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी से अंडरस्टैंड होता है कि पॉलिसी ग्रोथ को सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, पब्लिक का एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट से आपको पता चलेगा कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज आगे आने वाले टाइम में कहां और कितनी दूर तक जा सकता है, स्टेबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। क्लियर यहां तक? एनी क्वेश्चंस? इसलिए एज अ एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, अपने को पता लगाना जरूरी है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है नियर टर्म में, ठीक है। अगर इकोनॉमी श्रिंक होती है तो इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एनी क्वेश्चंस यहां तक? इंटरेस्ट रेट से कितनी हेल्प मिल रही है? अगर सेंट्रल बैंक अगर लिक्विडिटी को इंक्रीज करती है तो इनफ रूम है कि नहीं उनके पास, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है कि नहीं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तभी इंटरेस्ट रेट को डाउन किया जाता है, लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है। ये थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूं। एनी क्वेश्चंस? आई थिंक इजी है, ठीक है। चैप्टर 5 वेरी इजी, जितने क्वेश्चन आते सब बनने चाहिए। फिर ट्रेंड किस टाइप के होते हैं, देखिए यहां से अब क्वेश्चन आते हैं। सेक्युलर, सिक्लिकल, सीजनल, ठीक है। नाम से पता चल रहा होगा सेक्युलर मीन्स आज के टाइम में सेक्युलर ट्रेंड का सबसे बड़ा एग्जांपल है डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑफिस स्पेस। जैसे मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं, मैंने आपको लोगों को सिखा रहा हूं, मैं कहाँ बैठा हूं, आप कहाँ बैठे हो, आप कंट्री में अलग अलग स्पेस में अपन बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। लेकिन पेपर और कॉपी होता तो मैं क्या आपको पढ़ा पाता? नो। तो डिजिटल जो हो रहा है ना ऑफिस स्पेस, सबसे बड़ा एग्जांपल है। उसके कारण जो पेपर और इंक है ना, उसकी जरूरत खत्म हो गई। जैसे बैंक्स में या फिर बाकी अदर्स ऑफिस में पेपर और इंक की जरूरत खत्म हो गई, खत्म हो गया, ठीक है। और जो ऑफिस है वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट में अपन स्पेंड करें, पैसे खर्चा करें, ठीक है। और सेक्युलर ट्रेंड ऑफन ड्रिवन बाई चेंज इन टेक्नोलॉजी, कल्चर, डेमोग्राफी, कंज्यूमर प्रेफरेंस, ठीक है, अमंग अदर फैक्टर। तो ये होती है इंपॉर्टेंट कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, टेक्नोलॉजी, कल्चरल, डेमोग्राफी, ठीक है। तो अगर एक बार डिजिटल प्रोडक्ट आ गया मार्केट में तो वो परमानेंट आ गया। अब ऐसा नहीं है कि वापस आप कॉपी और पेन लेके घूम रहे हो या इंक की जरूरत पड़ रही है, नो। आपको रजिस्टर नहीं लिखना है, अब बड़े बड़े रजिस्टर अब एक्सेल सीट में काम हो जाता है। अब एक्सेल सीट से वापस आप नहीं जा सकते रजिस्टर में। फिर होता है सिक्लिकल ट्रेंड, इकोनॉमिक साइकिल, कमोडिटी साइकिल, इन्वेंट्री साइकिल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक साइकिल मीन्स होता है कि इकोनॉमी के फेसेस होते हैं। इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि ऐसी चल रही है बस, ऊपर जा रहा है जा रहा है, ऐसा नहीं। वो उसमें 4 फेसेस होते हैं इकोनॉमिक्स लाइफ साइकिल में। पहला होता है बूम, एक्सपेंशन, फिर पीक में आता है, फिर वहां से रिसेशन में आता है, फिर बूम होता है, फिर पीक होता है, फिर रिसेशन आता है। हमेशा ये चला आ रहा है। बूम मीन्स एक्सपेंशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। कंजप्शन हाई है, इनकम हाई है, इंटरेस्ट रेट लो है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी प्राइस में बिक रहा है, चारों तरफ लोगों को पैसे ही पैसे नजर आ रहे हैं, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई में डिमांड इतनी ज्यादा है प्रोडक्ट की कि इन्फ्लेशन रेट भी बहुत हाई है। मैन्युफैक्चरर इतने प्रोडक्ट्स उनको मिल रहे हैं, इतनी ज्यादा उनके उनका क्या बोलते हैं, इतनी डिमांड है प्रोडक्ट की कि उनको अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना पड़ा कि एक और इंडस्ट्री डाल रहे हैं, उसके लिए भी लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है तो वो दूसरा एक कंपनी डाल दे रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंड कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड कर रहे हैं।
प्रोडक्शन की कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिमांड हायर होती है, ठीक है। फिर स्लो डाउन कैसे आता है? पीक में पहुंच गए अपन, बहुत हाई प्राइस हो गया, इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट आ गया, जिसके कारण कंजप्शन डिस्करेज हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाता है तो लोग क्या क्या करते हैं, लोन नहीं लेना चाहते, सेविंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसीज को टाइट करता है। टाइट करने का क्या मतलब है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण ग्रोथ जो होती है उसमें स्लो डाउन आ जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्लो डाउन। फिर क्या होता है? रिसेशन आता है, स्लो डाउन से भी और खतरनाक। यूटिलाइजेशन रेट आर लो, मैन्युफैक्चरिंग कट लो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई, ठीक है। तो क्या होता है? इसे रिसेशन बोलते हैं। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ठीक है। बोरोइंग लोग ज्यादा करना पसंद नहीं करते हैं, उधार लेना, स्पेंडिंग, लोन लेना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन करना पड़ता है, ठीक है। और लोग चाहते हैं कि कंजप्शन रिड्यूस हो, जिसके कारण जिससे इन्फ्लेशन रेट भी डाउन हो, ठीक है। ये होता है रिसेशन। फिर रिकवरी। इन्फ्लेशन रेट लो होता है, सेंट्रल बैंक क्या करती है? जो टाइट किया है उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी, उसको लूज करती है, जिससे लिक्विडिटी इंक्रीज होती है, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इंप्रूव हो जाती है, प्राइस डिक्रीज होते हैं, कस्टमर क्या करते हैं? बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट, गुड एंड सर्विस को बाई करना। फिर इकोनॉमी फिर ऊपर चढ़ जाती है। ये एक थ्योरेटिकल है, इसको मत सोचिएगा कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। ये थ्योरी है बस, ठीक है। ये अपन किताबी भाषा में बात कर रहे हैं, जिसका आने वाले एग्जाम से संबंध है, लेकिन आने वाली मार्केट कंडीशन से इसका कोई संबंध नहीं है। आपको आपको कभी नहीं समझ में आएगा रिसेशन कब आया, रिकवरी कब हुई। लोग डेली बोलते हैं कि ये आने वाला है, बूम आने वाला है, रिकवरी है, ये रिसेशन आने वाला है, स्लो डाउन आने वाला है। कोई बोलता है कि डबल हो जाएगा, कोई बोलता है आधा हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल, वो उनका अजम्पशन है, लेकिन ये थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि अपन जब एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट, तो हमको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना उसको भूलना पड़ता है, थोड़ा साइड में रखना पड़ता है कि भाई उसको साइड में रखो, अभी तैयारी करते हैं, जो बुक में लिखा है वो सही है, जो मार्केट में हो रहा है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। फिर होता है कमोडिटी साइकिल। प्राइस ऑफ हार्ड कमोडिटीज ऊपर नीचे होता है। हार्ड कमोडिटीज में आते हैं मेटल्स, क्रूड ऑयल्स, ठीक है। कमोडिटी साइकिल इज ड्रिवन बाय इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो कमोडिटीज के प्राइस इंक्रीज होंगे, ठीक है। कमोडिटी प्राइस टेंड टू ड्रिवन बाय इंक्रीज डिमांड। इकोनॉमी अच्छा करेगी तो डिमांड इंक्रीज होगा, और इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगी तो डिमांड डिक्रीज होगा, जिसके कारण कमोडिटीज के प्राइस भी डिक्रीज होंगे। जब कमोडिटीज के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई और ऑफ कमोडिटी में इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। सप्लायर जो होते हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, कि हायर प्राइस है हम ज्यादा पैसे कमा लें। लेकिन सप्लायर अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर देता है, लेकिन क्या होता है? डिमांड कम हो जाता है, तो उसके कारण कमोडिटीज के प्राइस भी स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है? हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कारण वो फिर क्या करते हैं? अपना जो कैपेसिटी को बढ़ाने वाले रहते हैं उसको अबेंड कर, यानी कि पोस्टपोन्ड कर देते हैं, नहीं अपने को अब नहीं बढ़ाना है, प्राइस तो ऑलरेडी बढ़ गया, ठीक है। फिर होता है इन्वेंटरीज। सबसे बड़ा एग्जांपल है इन्वेंटरीज का, कोविड टाइम में क्रूड ऑयल, उसकी इन्वेंटरीज बढ़ गई थी, जिसके कारण क्रूड ऑयल का प्राइस $20 पर बैरल पहुंच चुका था, ठीक है। तो इन्वेंट्री साइकिल आर शॉर्ट टर्म होता है, वो भी कमोडिटी साइकिल के साथ होता है, ठीक है। और ऑक्योर ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री एडजस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। अगर कस्टमर हु में है वह ह्यूज इन्वेंट्री, कस्टमर के पास ज्यादा इन्वेंट्रीज, यानी कि उनके पास गाड़ी में तेल है, और गाड़ी तो वो गाड़ी को या फोर व्हीलर को, टू व्हीलर को वो चला नहीं रहे हैं, तो कोई पेट्रोल खरीदने थोड़ी ना जाएंगे फिर से। बोलेंगे अभी तो है पेट्रोल, अभी तो हम गाड़ी नहीं चला रहे हैं ना, कोविड का टाइम है। जैसे कोविड के ही बात करें यहाँ, कि कोविड का टाइम है, अब गाड़ी नहीं चला रहे थे लोग, लोग घर में लॉकडाउन थे, इसलिए क्रूड ऑयल का दाम पूरी वर्ल्ड में कम होगा, पूरी दुनिया में, ठीक है।
फिर दिस वुड रिजल्ट इन हाई इन्वेंटरीज। अब कस्टमर के पास इन्वेंटरीज है तो प्रोड्यूसर के पास भी होगी, जिसके कारण प्राइस डिक्रीज भी होता है। और तो और कई जगह तो निगेटिव में चला गया था क्रूड ऑयल का प्राइस यूएस में कुछ समय के लिए। तो ये भी होता है, अप्रैल 2020 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सीजनल में आते हैं। सीजनल जो ट्रेंड होता है प्रेडिक्टेबल होता है। दिवाली आने वाली है तो हमको पता है दिवाली में सोने चांदी के दाम थोड़े बढ़ते हैं, कंज्यूमर गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं, मोबाइल फोन के दाम हो सकता है 1000 2000 रुपए ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, या एग्रीकल्चर, कौन सा एग्रीकल्चर किस समय उसका हार्वेस्टिंग होना है, ये अपने को पता होता है। ठीक है, तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर हाई होता है जब हार्वेस्टिंग टाइम चलता है। एग्रीकल्चर इनकम वेरी क्वार्टर ओवर क्वार्टर। ठीक है, आपके टाइमिंग के अनुसार वो ऊपर नीचे होती है, हो सकता है साल में किसी महीने ऐसा हो आपकी इनकम, फिर डाउन हो जाए, फिर न्यूट्रल चल रहे हो, फिर अचानक से इनकम इंप्रूव हो जाए, ऐसा चलता है ये। ठीक है, तो ये सीजनल ट्रेंड होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो होते हैं ना सीजनली एडजस्ट करते हैं ग्रोथ फैक्टर को, जो सीजनल फ्लक्चुएशंस होती है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगा कि यहां से भी क्वेश्चन आया था 5.6 से, तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन मैंने जब एग्जाम दिया था तो यहां से भी आया था क्वेश्चन। तो मैं बोला ये भी पूछता है, कुछ भी पूछ लेता है, यानी कि बुक में अगर कोई एक लाइन भी लिखी है तो वो भी इंपॉर्टेंट। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस क्या क्या है? गवर्नमेंट की वेबसाइट, वेबसाइट ऑफ सेबी, आरबीआई, एमओएफ, इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट जो पब्लिश्ड है, या इकोनॉमिक सर्वे, ये सब चीजें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक एनालिसिस।